हेलो गाइज, वेलकम टू ऑफिसर मेकर ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ टूल्स होता है। किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास होता है, जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, तो मनी सप्लाई को मार्केट में सर्कुलेट करती है। उसे इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो गाइज, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि क्वांटिटेटिव टूल्स वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो पैसे का सर्कुलेशन मार्केट में कंट्रोल करती है। तो उसमें गाइज जो हमने अभी तक जो पढ़ा था उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले सीआरआर के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका एसएलआर के बारे में पढ़ा था, और गाइज हमने पढ़ा था बैंक रेट के बारे में पढ़ा था, एंड रेपो रेट के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था हमने रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो ये अब सीआरआर और एसएलआर जो इसे आप मेंटेन करते हैं वो किस पे करते हैं? तो एनडीटीएल पे करते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसी के बेसिस पे हम सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट करते हैं। करेंटली गाइज ये 4% है और ये है 18% हमारा एट प्रेजेंट। ठीक है गाइज, तो अब सीआरआर और एसएलआर, अब ये जो टूल्स यूज करती है आरबीआई, तो आरबीआई को ये अथॉरिटी कहां से मिलती है कि इन दोनों टूल्स का यूज करके वो बैंक को मनी सर्कुलेट करने से रेस्ट्रिक्ट कर सके। तो उसे अब देख लेते हैं हम। तो गाइज ये जो सीआरआर है ये आपका अंडर आपका जो आरबीआई एक्ट है 1934, कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंदर आरबीआई को ये अथॉरिटी मिलती है कि ये सीआरआर को इम्प्लीमेंट कर सकती है किसी भी बैंक के ऊपर, इसे घटा और बढ़ा भी सकती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। एंड गाइज जो एसएलआर है ये है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत गाइज एसएलआर की क्वांटिटी को आरबीआई क्या कर सकती है? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब गाइज ये मैंने आपको बताया था कि सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने की बैंक को जरूरत पड़ती क्यों है। तो क्विकली देख लेते हैं हम सीआरआर और एसएलआर। आपको पता है एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? तो ये आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक फोर्टनाइट मतलब हर 15 डेज, मतलब एक फोर्टनाइट मतलब 15 डेज के अंदर में ये फ्राइडे टू फ्राइडे कैलकुलेट होता है गाइस, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर बैंक में जितने डिपॉजिट होते हैं और जितने विड्रॉल होते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है वही होता है एनडीटीएल। वो क्या होता है गाइस? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसी के ऊपर गाइस ये 4% आपको किसमें रखना होता है? सीआरआर। ये गाइस पूरा का पूरा कैश रिजर्व होता है, इसे कैश में ही रखा जाता है। एंड एसएलआर जो होता है उसे आप लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें गाइस क्या होता है कि एसएलआर में आपको मोस्ट लिक्विड एसेट्स में बैंक कोशिश करती है कि इसे रखे। जैसे आप गोल्ड 18% अमाउंट का आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आरबीआई अप्रूव्ड जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लीजिए, उसके अंदर आपको ये पैसा रखना होता है जिसे आप जब चाहें तब लिक्विडेट कर सके मार्केट में। तो गाइज इसे मेंटेन करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो सपोज कीजिए कि अब मैं जाके व्हाट्सएप पे अफवाह फैलाने लगूं कि मतलब कि ये बैंक है, इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये अब डूबने वाली है। तो होगा क्या? एक पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और सभी लोग जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अगले दिन पहुंच जाएंगे बैंक के बाहर और बोलेंगे कि हमारा पैसा हमें वापस दो। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा गाइस? तो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ऐसी पैनिक कंडीशन में, और बैंक जो है, अब मान लीजिए 100 सीआर बैंक में डिपॉजिट होते हैं, इतने लोग डिपॉजिट करते हैं और ऐसी कंडीशन आ गई, अब बैंक ने क्या किया, ये सारा पैसा मार्केट के अंदर लैंड कर दिया।
मार्केट में अगर लोन की तरह घुमा दिया, अब बैंक के पास क्या है, 0 CR बचा है। अब इससे क्या होगा, जब लोग डिमांड करने पहुंच जाएंगे, ज्यादा पैसे की डिमांड एकाएक बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे कि वो अपने जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं उन्हें वो पैसे वापस कर पाए। इसीलिए गाइज, तो ये कैश में और ये हम लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है बैंक, ताकि ऐसी कोई कंडीशन हो तो बैंक उन्हें रीपे कर सके। तो इसका कॉन्सेप्ट गाइज इतना ही था। और ये जो कंडीशन होती है गाइज, ऐसी कंडीशन इसे कहते हैं बैंक रन। बैंक रन के कंडीशन से बचाने के लिए ही CRR और SLR को मेंटेन किया जाता है। अब गाइज, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस पे थोड़ा देख लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है। क्या होता है गाइस, लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है, मतलब लंबे समय के लिए जब पैसा लेना होता है तो बैंक रेट, ये इससे मॉनेटरी पॉलिसी पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, या मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन में इसका कोई असर। और गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं, ये सारे टूल्स बेसिकली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली बैंक रेट का यूज इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से लड़ने के लिए नहीं किया जाता, किया भी जाता है, बट इसका मेन, इसका यूज क्यों होता है, तो ये देखिए, जब कोई बैंक CRR और SLR को मेंटेन नहीं करती है तो एक बैंक रेट जो होता है वो फिक्स रेट होता है, जो कि अभी कितना है, 4.25 है। अब सपोज कीजिए कोई भी बैंक अगर इसे मेंटेन करने में लापरवाही करती है या फिर इस चीज को ब्रेक कर देती है यहां पे, तो अब क्या होता है, जो बैंक रेट चार्ज करती है, मतलब अब मान लीजिए कोई बैंक अगर पहुंचता है, RBI से बोलता है कि हमें पैसे दो लॉन्ग टर्म के लिए, तो RBI, अगर आपने पहली बार ऐसा डिफॉल्ट किया है तो 3% प्लस 4.25 इस तरीके से होता है। अब उसके बाद 5%, 10%, इस तरीके से इसके ऊपर कैलकुलेट, इसे जोड़ दिया जाता है पेनल्टी में। तो इसीलिए बैंक रेट का हम यूज करते हैं। रेपो रेट क्या होता है गाइस, तो ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, ठीक है गाइस, शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है। और आप एक और चीज देखिए, बैंक रेट पे जब पैसा लिया जाता है, जब बैंक कर्जा लेती है RBI से बैंक रेट पे, तो यहाँ पे कोई भी मॉर्गेज या कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बिना किसी चीज को गिरवी रखे भी आप पैसा ले सकते हैं। रेपो रेट पे क्या होता है गाइस, तो रेपो रेट पे GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर जो भी RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज किसी भी बैंक के पास है, वो रेपो रेट में किसी भी बैंक को RBI के पास गिरवी रखना पड़ता है, मतलब कोलेट्रल या मॉर्गेज रखना पड़ता है। मतलब गाइज, बैंक रेट में कोई भी मॉर्गेज नहीं होता, रेपो रेट में मॉर्गेज होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जिसे रखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, कोई भी बैंक जाता है RBI के पास, बोलता है कि हाँ हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, अब 100 CR चाहिए आपको, आप मुझे दे दो, उसके बदले में ये सिक्योरिटीज रखो। जब मैं आपका क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म, अब ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कि 1 साल के अंदर में मैं 36 दिन बाद, या फिर आपका कितने मान लेते 364 दिन से पहले एक टाइम होता है जिसमें बोलेगा कि हम आएंगे, आपको 101 करोड़ रुपए देंगे और ये अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे। अब सपोज कीजिएगा इसकी कोई भी बैंक लेंडिंग, जो भी उसने लोन लिया है, उसे रीपे करने में डिफॉल्ट कर देती है, तो RBI के पास एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या होता है कि वो फर्दर किसी और बैंक को वो सिक्योरिटीज बेच के रिकवर कर सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग आपने समझ लिया, और रेपो रेट। और गाइज, ये जो रेपो रेट होता है इसे ही LAF कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसी को कहते हैं। इसके अंदर गाइज, अब इस रेपो रेट पे कौन कौन लोन ले सकता है, तो जितने भी गाइज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, या जितने भी RBI के जितने भी विंग्स हैं, वो सारे इस पे, जैसे कि आपका NBFCs हो गए जो RBI से अप्रूव्ड होते हैं, वो सब जाके इस रेट पे RBI से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अब गाइज, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से ये किस तरीके से डील करता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया गाइज, रेपो रेट का जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है, RBI आती है बैंकों के पास, RBI यहां आती है बैंकों के पास आती है और बोलती है कि आप ये सिक्योरिटीज रखो और हमें पैसा दो। ये कब यूज होता है, अब
अब देखिए आरबीआई ने क्या किया, बैंकों से पैसा लिया। अब वो पैसा हो सकता है गवर्नमेंट को जरूरत हो इसलिए भी ले सकती है, नहीं जरूरत हो तब भी, मतलब कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है उस समय भी आपका आरबीआई क्या करता है, मार्केट से पैसा सक आउट करता है। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए आज हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे गाइज जो भी था मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है, और जो आपका बैंक रेट है करेंटली वो कितना चल रहा है, 4.25। रेपो रेट आपका कितना चल रहा है, 4% चल रहा है रेपो। रिवर्स रेपो रेट आपका कितना चल रहा है, तो 3.25% चल रहा है। ये गाइज अभी करंट रेट्स हैं इनके। तो अब गाइज एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। अब आप सोचे कि सीआरआर और एसएलआर, इसे अगर मैं यूज करता हूं, इसके थ्रू अगर इन्फ्लेशन है तो क्या इसे घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। अब आप यहां ये चीज देख सकते हैं कि इसे अगर आप बढ़ा देते हैं तो बैंकों के पास लेंड करने के लिए पैसा कम बचेगा। मतलब अगर इन्फ्लेशन है, मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा है, तो इसे भी इंक्रीज करिए ताकि वो अब बैंक क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पे 22% बैंक को रखना है अपने पास जो लैंड नहीं कर सकती, इसे बढ़ा के आप कर दीजिए 30%, 40%, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका ठीक उल्टा गाइज डिफ्लेशन में क्या होगा, इसे घटाना चाहिए। इन तीनों में गाइज बैंक रेट देखिए, अब मान लीजिए मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो बैंक रेट, अब मान लीजिए कि आरबीआई से कोई पैसा लेती है, कोई बैंक जाती है लॉन्ग टर्म में पैसा लेती है, मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, तो ऐसा ना हो इसीलिए बैंक रेट इंक्रीज कर देना पड़ चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाता है, और डिफ्लेशन में ठीक उसका उल्टा होता है। लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो आइए गाइज अब आगे हम लोग देखते हैं ओएमओ के बारे में। तो गाइज ओएमओ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा फाइनेंस मार्केट समझ लेते हैं। ठीक है गाइज, फाइनेंस मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं। पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट। देख लेते हैं क्या होता है मनी मार्केट, एंड सेकंड हमारे पास क्या होता है, तो कैपिटल मार्केट। ये दो तरीके के मार्केट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। यहां पे गाइज क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया जाता है, और यहां पे क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जाता है। ठीक है गाइज, ये एक पॉइंट हुआ। यहां पे अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसे टी बिल इशू करने पड़ते हैं, ट्रेजरी बिल या फिर सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल। इसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से पैसा लेती है। अगर कोई प्राइवेट फर्म है तो उसे प्रोमिसरी नोट्स इशू करने पड़ते हैं, या फिर कमर्शियल पेपर इशू करना पड़ता है। इसके थ्रू ये आपका दूसरा हो गया कि शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट से अगर शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट कैसे लेगी, टी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। अब जाहिर सी बात है गाइस, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, और किसी फर्म को चाहिए तो उसे प्रोमिसरी नोट्स या फिर कमर्शियल पेपर इशू करने पड़ते हैं। अब देख लेते हैं आपका कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट फर्दर दो तरीके का हो जाता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब यहां से गाइज प्राइमरी मार्केट से अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो आपका सोवर्जन बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। अगर किसी फर्म को चाहिए तो गाइज फर्म को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आपका शेयर, बॉन्ड एंड डिवेंचर, ये सारी चीजें इशू करती है कौन, फर्म। तो एक फर्म को ये सारी चीजें इशू करनी पड़ती है और गवर्नमेंट इस तरीके से कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है गाइज, इनकी फर्दर डीलिंग होती है। फर्दर डीलिंग का मतलब जैसे कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, जब आईपीओ आता है, पहली बार जब कोई कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ के अंदर जब ट्रेडिंग हो जाती है, अब किसी इंसान ने परचेज कर लिया तो वो बाउंडेड नहीं है उसे रखने के लिए, वो सेकेंडरी मार्केट में, मतलब फिर से उसे सेलिंग, रीसेलिंग, रीपरचेजिंग, ये सारी चीजें होती रहती है, तो वो कहाँ होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो गाइज इतना जानने के बाद अब आप समझिए ओएमओ। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गाइज क्या होता है, तो यही दो चीजें बिकती हैं। मतलब
अब आरबीआई, अब जाहिर सी बात है आरबीआई प्राइवेट फर्म्स के तो प्रोमिसरी नोट्स या फिर कमर्शियल पेपर या फिर आईपीओ शेयर ये सारी चीजें बेचेंगी नहीं, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करती है या फिर परचेज करती है। ठीक है गाइस, किसके अंदर? ओएमओ के अंदर। ओएमओ के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती भी हैं और परचेज भी होती हैं, ये याद रखिएगा। ओएमओ के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती भी हैं और परचेज भी होती हैं। अब गाइज हम लोग देख लेते हैं एमएसएस, मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम, तो गाइज मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आपकी टी बिल होती है, ठीक है गाइज, टी बिल जो होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 364 डेज तक के लिए इशू की जाती है, मतलब इतने दिन बाद उसे फिर से रीपरचेज कर लिया जाता है। आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं एमएसएस के अंदर जो बिकती हैं, वो कितने दिन के लिए होती है, तो अप टू 2 ईयर। कब तक गाइज? अप टू 2 ईयर के लिए। और जो गाइज सीएमबी होता है, कैश मैनेजमेंट बिल, ये आपका होता है अप टू 90 डेज। ठीक है गाइज, इतना आपको पता चल गया होगा। अब इसमें जो है गाइज एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि टी बिल और सीएमबी, ठीक है गाइज, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, मतलब इन दोनों की बात हो रही है और यहाँ इन दोनों की। ये जो होता है गाइज, ये डिस्काउंटेड रेट पे बेचा जाता है। डिस्काउंटेड रेट मतलब सपोज कीजिए कि ये एक पेपर है जिसपे आरबीआई कहती है कि इस पे इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1000, मान लेते हैं हम लोग 1000 का है। आरबीआई ने कहा बैंकों को कि ये आप 900 में ले जाओ और इतने मतलब जितना भी इनका टाइम है, इतने दिन बाद आना, हम तुमको इसकी फेस वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आपको 100 रुपीज का जो प्रॉफिट होता है वही क्या होता है, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है इन चीजों की परचेजिंग से। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब क्या है कि जो टी बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं, इन्हें क्या करती है आरबीआई, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचती है। ये याद रखिएगा, टी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, ये दोनों जो सोल्ड होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे सोल्ड होते हैं। तो गाइज यहां तक आपने समझा होगा। तो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक हम फर्क समझते हैं कि अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओएमओ के अंदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो ट्रेजरी बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल, इनकी सेलिंग और परचेजिंग होती है। मैंने कहा था गाइज आपको थोड़ी देर पहले कि ये याद रखिएगा कि ओएमओ के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती और खरीदी जाती हैं। लेकिन गाइज जो मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर होता क्या है, तो जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, जो आपकी टी बिल हो गई या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सीएमबी, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बेची जाती हैं, इसमें खरीदी नहीं जाती हैं। अब समझते हैं इस चीज को कि ओएमओ कब लाया जाता है और एमएसएस कब लाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ओएमओ का सीन क्या होता है, तो देखिए अब मान लीजिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सिक्योरिटीज इशू करती है आरबीआई से, आरबीआई को बेचती है। पहले तो वो बैंकों को बेचती है, अगर बैंकों के पास खत्म हो जाते हैं पैसे या बैंक फर्दर और कोई सिक्योरिटीज ना खरीदनी चाहे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के पास उसे कोलेटरल रख के उसके बदले में आरबीआई से पैसे लेती है। अब ये कंडीशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। अब देखिए सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ले तो लिया। अब ये देखिए आप, यहां क्या था, 900 में खरीदा, 100 रुपए दिया इंटरेस्ट। अब सपोज कि ये ओएमओ के तहत भी होता है, जब ट्रेजरी बिल या सीएमबी जो होते हैं, इसमें क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेलिंग होगी और फिर रियल फेस वैल्यू उन्हें दी जाएगी। तो अब इसकी जो रियल फेस वैल्यू है 1000 रुपए, वो जब अब 1 साल बाद कंडीशन क्या होगी, तो ये इंटरेस्ट के साथ मार्केट में जब पैसा वापस आएगा तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन जब आएगा तो अब आरबीआई का क्या काम है, अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई को तो रिड्यूस करना है। अब है क्या, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में चली गई हैं, बिक चुकी हैं यहीं पे, ठीक है, उसे अब
आरबीआई ने परचेज भी कर लिया। तो अब गाइस क्या है कि फर्दर अगर अब लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उसे भी रिड्यूस करना जरूरी है। तो इसके लिए अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, अब हमें पैसे की जरूरत है नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अब मार्केट में तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई उसे किस तरीके से निकालेगी, क्या करेगी? सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देगी, उससे हो जाएगा? नहीं गाइस। तो यहीं पे आता है MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम। इसके तहत क्या है, तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को कह रखा है कि आप हमारे बिहाफ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसे इशू करके मार्केट से पैसे ले सकते हो। ये अराउंड में 30,000 करोड़ के आसपास है, इतने तक की आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट में सेलिंग कर सकती है। जो ओएमओ होता है इसका यूज क्यों होता है? रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए। किसे? तो मनी सप्लाई को। लेकिन जो एमएसएस होता है इसका काम क्या होता है? सिर्फ रिड्यूस करना मनी को, मनी का जो सर्कुलेशन है उसे रिड्यूस करना, मार्केट से मनी खींचना। और ओएमओ का क्या होता है? मार्केट में पैसे को इंक्रीज भी कर सकता है और रिड्यूस भी किया जाता है। तो ये जो एमएसएस का मेन कॉन्सेप्ट आया था वो इसीलिए आया था कि मार्केट में जब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, वो जब मैच्योर होंगी, तो मैच्योर होने के बाद पूरा पैसा जब एक साथ मार्केट में आएगा तो इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही एमएसएस का सिस्टम लाया गया था। इसका यूज गाइज आपका जो डीमोनेटाइजेशन था उस समय भी बहुत ज्यादा हुआ था, ये बहुत ज्यादा यूज में आया था। इस समय क्या था, तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी थी लगभग में 6 लाख करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई ने इशू की थी, ताकि जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो पैसा बैंकों में जमा हुआ है वो एकाएक लोन में ना घूमने लगे, इस चीज के लिए। तो गाइज ये ओएमओ के अंदर क्या था, ये एक पार्ट ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, इसके अंदर खरीदा और बेचा जाता है। ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ बोरोइंग नहीं है। लेकिन गाइज अब इससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। ये याद रखिएगा आप कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे होता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब जाहिर सी बात है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, तो ये जो 100 रुपए जो पे करेगी वो कौन करती है? इस पे सरकार ही पे करती है, और यहाँ पे भी सरकार पे करती है। लेकिन इन पैसों का यूज सरकार करती है और इन पैसों का यूज सरकार नहीं करती है, ये आप याद रखिएगा। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है गाइज, इसे शॉर्ट में एमएसएफ, ठीक है। तो एमएसएफ समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा आपका LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम क्या था दूसरा गाइज? रेपो रेट भी नाम था। तो रेपो रेट के अंदर हमने क्या देखा था, जब रेपो रेट पे कोई भी बैंक जाके, या अब इसके अंदर बैंक नहीं, इसके अंदर वो सारे आरबीआई से अप्रूव्ड जितने भी विंग्स हैं, आपका एनबीएफसी है या आपके जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए या कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो गए, ये सब जाके आपकी जब लेंडिंग लेते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो बैंकों को कोलेट्रल रखना पड़ता है। क्या? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पे कोलेट्रल या मॉर्गेज में क्या जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाती हैं। लेकिन गाइज ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये एसएलआर कोटा का नहीं होना चाहिए। मतलब आपको मैंने बताया था कि जो एसएलआर होता है, एसएलआर के अंदर क्या होता है? लिक्विडिटी जो होती है वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स में बैंक को यहाँ पे पैसे रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जीसेक है, जी सिक्योरिटीज है, उसका यूज करके आप इसे मॉर्गेज में रख के आप लोन नहीं ले सकते। लेकिन गाइज अगर इसे मॉर्गेज में रख के आपको लोन लेना है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जाने के बाद अगर आपके एसएलआर कोटा में थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए होती है, इसमें कॉर्पोरेटिव बैंक्स या एनबीएफसीज नहीं आती हैं। और गाइज यहाँ पे जो है मिनिमम 5 CR का लोन लिया जा सकता है और यहाँ पे 1 CR का मिनिमम। गाइज मिनिमम कितने का लेते हैं? 5 CR, यहाँ पे LAF के थ्रू 5 CR का और आपका MSF के थ्रू 1 CR का लोन लेते हैं। इससे कम का नहीं, इससे ज्यादा का आप ले सकते हैं। और गाइज एक और चीज, और यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं?
तो मैक्सिमम गाइज आपका 1% ऑफ NDTL, मतलब इसका जितना भी NDTL है उसका 1% जितना भी होगा वही मैक्सिमम अमाउंट में कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इस इस विंडो का MSF का यूज करके RBI से लोन ले सकती है। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड नीचे एक आर्टिकल का लिंक मैंने दिया है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना तो आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। एंड गाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी अपने डाउट्स किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके डाउट्स हो तो उसे आप वहां जाके पूछ सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।